हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। मैं हूँ हिमांशी यादव और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल जुनून जीत का। तो इसमें हम लोग को आज क्या पढ़ना है? हिस्ट्री पढ़ना है। और ये हिस्ट्री की 10वीं क्लास है। हिस्ट्री फाउंडेशन बैच जो चल रहा है उसकी कौन सी क्लास है? तो ये हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की 10वीं क्लास है। और इसमें मुझे आज क्या पढ़ाना है? तो सबसे पहले देखो, मैंने सबसे पहली क्लास में क्या बताया था कि इतिहास के 3 भाग है। कौन कौन से? इतिहास के 3 भाग थे, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कौन कौन से? तो प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद मैंने सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक काल, इतिहास का पहला भाग कौन सा? प्राक ऐतिहासिक काल, वो आप लोगों को पढ़ा दिया। उसके बाद क्या था? आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें सभ्यताएं वगैरह थी, वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। ठीक है। इसके बाद क्या था? सबसे बड़ा इतिहास का सबसे बड़ा भाग जो था वो कौन सा था? ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल ही बचा हुआ है अभी। तो ऐतिहासिक काल को मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। आज से मुझे क्या पढ़ाना है? ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में क्या है कि ऐतिहासिक काल इतिहास का सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग है, इसलिए कम से कम 5-6 महीने में खत्म होगा। जो प्राक ऐतिहासिक काल था और आद्य ऐतिहासिक, वो तो छोटे छोटे थे। प्राक ऐतिहासिक काल 2 दिन में निपट गया और इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में काफी दिन लग गए। इसके बाद ऐतिहासिक काल जो है वो इतिहास का सबसे बड़ा भाग है। तो इस वजह से इसको छोटे छोटे भागों में बांट कर पढ़ेंगे। तो इतिहास का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऐतिहासिक काल। तो अब ऐतिहासिक काल को ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ने लगेंगे, चलो हाँ ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं तो पढ़े जा रहे हैं, कोई पता नहीं कुछ, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल को पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। जैसे ऐतिहासिक काल को पढ़ने के सबसे पहला स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत, यानी पुरातात्विक स्रोत। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुराने स्रोत मिले हुए उनसे अध्ययन करना। किसका? ऐतिहासिक काल का। जो ऐतिहासिक काल में जो पुराने स्रोत मिले हुए उनके जरिए अध्ययन करना। फिर उसके बाद क्या आएगा? विदेशी यात्री, यानी कि ऐतिहासिक काल में जितने भी विदेशी यात्री आए हुए हैं उनका अध्ययन करना। ऐसे ही आगे आगे से मतलब ऐसे ही क्या आते जाएंगे? स्रोत आते जाएंगे। कौन सा स्रोत? जैसे ये कौन सा स्रोत है? तो पुरातात्विक स्रोत है। इसके बाद कौन सा स्रोत आएगा? विदेशी यात्रियों का, यानी हमें विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ना होगा। उसके आगे कोई और आएगा, उसके आगे कोई और आएगा, ऐसे ही क्रम से चलता रहेगा। ठीक है। तो ये कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में मैंने कल आपको बता दिया था इधर तक पिछली क्लास में। तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले हमें किसे पढ़ना है? सिक्का को, उसके बाद अभिलेख को। तो पुरातात्विक स्रोत के 2 स्रोत कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोतों में 2 स्रोत कौन से पढ़ने हमें? सिक्का और अभिलेख। यानी कि उस समय देखो, ऐसे अगर पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, तो छोटा तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो बड़ा ही है। इतिहास का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऐतिहासिक काल। तो मैं कोई जादू तो कर नहीं सकती कि आपको छोटा लगने लगे, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। बट पढ़ा सकती हूँ एक अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। तो सबसे पहला क्या है स्रोत इसको पढ़ने का? पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत में हम किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे? तो ऐतिहासिक काल में जो सिक्के और अभिलेख मिले हुए, या फिर यूं कहें कि ऐतिहासिक काल में जो सिक्के और अभिलेख जिनके बारे में अध्ययन किया जाता है ऐतिहासिक काल में, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्या है? सिक्का और अभिलेख। तो पहले हम लोग अभिलेख के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद सिक्के के बारे में पढ़ेंगे। तो अभिलेख के बारे में मैंने सबसे पहली बार ये बता दिया, पहली बात कि ये मैंने पिछली क्लास में समझा रखा है। बस मैंने लिख दिया था कि हाँ इधर से पूरा मतलब ऐतिहासिक काल का ये पहला भाग शुरू हो रहा है, तो आपको समझ में आए जो नया बच्चा देखे। ठीक है। तो अभिलेख में सबसे पहले क्या है? अभिलेख कहते किसे हैं? किसे अभिलेख कहते हैं? तो अभिलेख क्या होता है? जैसे कोई पत्थर है, पहले के जमाने में क्या होता था? ना तो कॉपी होती, ना किताब, कोई पेन, कुछ कुछ था ही नहीं। शिक्षा का महत्व तो क्या, जानकारी ही नहीं थी शिक्षा की किसी को। तो पहले के जमाने में भी कुछ था नहीं। उसके बाद क्या हुआ? जब ये कुछ था नहीं तो मानव जो पढ़ना, देखो प्राक ऐतिहासिक काल में क्या था कि मानव पढ़ना ही नहीं जानता था, तो कुछ लिख के भी नहीं गया और उसको पढ़ा, मतलब कुछ लिख के ही नहीं गया तो उसको क्या ही पढ़ेंगे जब नहीं लिख के गया कोई। अगर कोई लिख के गया होता तो वो काल भी बड़ा हो जाता। कौन सा? प्राक ऐतिहासिक काल। फिर ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? इसी कारण से प्राक ऐतिहासिक काल सबसे छोटा है, क्योंकि उसमें कोई स्रोत ही नहीं मिला लिखा हुआ कि हम लोग पढ़ सके। अगर उसको कोई लिखा हुआ स्रोत मिलता, उसको पढ़ा जा सकता, तो हम लोगों को भी पढ़ना होता और उससे क्वेश्चन भी बनता एग्जाम में। बट उसमें कोई लिखित स्रोत ही नहीं मिला। इससे क्या सिद्ध होता है कि प्राक ऐतिहासिक काल के लोग अशिक्षित थे, उनको शिक्षा की कोई जानकारी ही नहीं थी। इसके बाद क्या है
कि कौन से, फिर इतिहास का कौन सा दूसरा भाग है, आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल भी छोटा है परंतु प्राक ऐतिहासिक काल से बड़ा है। देखो आद्य ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, कोई लिखना ही नहीं जानता था तो लिख के ही नहीं गया। आद्य ऐतिहासिक काल में लोग लिख के तो गए हैं परंतु उसको आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका। ऐसा ना लिख के गया है कि उसको आज तक पढ़ा ही नहीं जा सकता, ठीक है, कोई पढ़ा नहीं सका, उसको कोई पढ़ ही नहीं सका। तो वो भी इतना बड़ा नहीं है, जब भाई कोई पढ़ नहीं सका तो यही पढ़ के हम लोग भी निकल जाएंगे, उससे कोई क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही नहीं, ये पढ़ के निकल आएंगे कि यहाँ कोई स्रोत मिला ही नहीं, लिखित स्रोत। अब उसके बाद क्या है, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि लिखित स्रोत भी मिला और उसको पढ़ा भी जा सका। तो इसी रीजन से ऐतिहासिक काल इतिहास का सबसे बड़ा भाग है। तो इतिहास में क्या, उसमें क्या था, उस समय ना तो मतलब ऐतिहासिक काल में लिख के तो गया है परंतु ऐसा तो नहीं था कि कॉपी थी, पेन था कि कॉपी पेन में किसी डायरी में लिख के गया हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो किस में लिख कर गया होगा, पत्थर में गड़ा गड़ा के, खोद के, या किसी भी कठोर वस्तु में जैसे लकड़ी में खोद के लिख दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अभिलेख कहलाता है। वही क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। तो किसी भी कठोर वस्तु में खोद कर लिख देना ही क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। तो समझ में आ गया अभिलेख किसे कहते हैं, ये मैंने पिछली क्लास में बता रखा था, दोबारा से बता रही हूँ, ठीक। तो अभिलेख किसे कहते हैं, किसी भी कठोर वस्तु में जैसे पत्थर या फिर लकड़ी में खोद कर लिख देना क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। अब अभिलेख जो है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। कौन कौन सा, तो सबसे पहले शिलालेख, फिर स्तंभ लेख। सबसे पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप लोग रिवाइज करना तो याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हाथ में डरे बैठे रहोगे तो याद नहीं होगा। तो सबसे पहला क्या है, शिलालेख है, दूसरा स्तंभ लेख। सबसे पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख। अब देखो कोई बच्चा सोचे, जैसे सोचना भी चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि शिलालेख क्या है, स्तंभ लेख क्या है, गुफा लेख क्या है। पढ़ाए तो जा रही हूँ बट पता ही नहीं। भित्ति लेख तो रट तो लिया लेकिन क्या है भित्ति लेख। तो देखो अभिलेख क्या होता है, किसी भी कठोर वस्तु में लिख देना खोद के अभिलेख कहलाता है। तो शिलालेख क्या होगा, शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब लिखावट या लिखना। तो शिला लेख यानी कि पत्थर में लिखा हुआ, स्तंभ लेख यानी कि खंभे में लिखा हुआ। स्तंभ यानी कि लंबा सा खंभा होता है, उसी को स्तंभ कहते हैं, तो उसको कह देंगे स्तंभ लेख। अगर स्तंभ में लिखा हुआ पाया गया, किसी गुफा में लिखा हुआ पाया गया तो उसको गुफा लेख। भित्ति लेख यानी किसी दीवार में लिखा हुआ पाया गया तो उसको भित्ति लेख। इसको देखो अभिलेख को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडिक्ट कहते हैं। और शिला मतलब पत्थर, तो पत्थर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोन। तो शिलालेख स्टोन एडिक्ट हो गया। स्तंभ लेख, स्तंभ को पिलर कहते हैं, अभिलेख को एडिक्ट। तो स्तंभ लेख तो पिलर एडिक्ट हो गया। गुफा लेख, गुफा की काविश होती है तो गुफा केव मीन्स होती है, तो केव एडिक्ट क्या हो गया, गुफा लेख। ऐसे ही भित्ति लेख, तो भित्ति मतलब की दीवार, दीवार का मीन्स होती है वॉल मीन्स दीवार। तो भित्ति लेख क्या हो गया, वॉल एडिक्ट। इसके बाद क्या है, तो सबसे पहला क्या हो गया, कौन सा लेख हो गया, शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुफा लेख और चौथा भित्ति लेख। सबसे पहला शिलालेख, सबसे पहला क्या होगा, शिलालेख होगा। दूसरा देखो ऐसे याद रखना, याद रखने की ट्रिक बता देती हूँ। शिलालेख मतलब पत्थर, तो सबसे पहला चट्टान में लिखा हुआ मिल गया मतलब शिलालेख। तो कैसा हो गया, कौन सा लेख हो गया, शिलालेख। शिला में मतलब पत्थर में लिखा हुआ मिला तो क्या हो गया, शिलालेख। इसके बाद क्या है कि देखो अगर पत्थर में लिखा हुआ मिला तो क्या हो गया, शिलालेख। और अगर स्तंभ में लिखा हुआ मिला तो स्तंभ लेख हो गया। तो पत्थर में लिखा हुआ शिलालेख। अब पत्थरों को मिलाकर ही तो बनेगा पिलर। पिलर जो होता है वो लंबा होता है, ठीक है, तो पिलर पत्थरों को मिलाकर ही बनेगा। तो सबसे पहला पिलर क्या हो गया, शिलों के मिलाकर क्या बन गया, स्तंभ। तो स्तंभ लेख हो गया। सबसे पहले पत्थर में मिला तो शिलालेख, दूसरी बार पत्थरों को मिला है स्तंभ बन गया। स्तंभ में मिला तो स्तंभ लेख यानी पिलर एडिक्ट। अब इसके बाद कई सारे स्तंभ मिला दिए जाए तो क्या बन जाएगी, गुफा। तो गुफा क्या हो जाएगी, केव एडिक्ट। कई सारे स्तंभ मिला दिए जाए तो गुफा बन जाएगी, और गुफा लेख तो हो जाएगा केव एडिक्ट। इसके बाद गुफा में क्या होती है, चारों तरफ से दीवारें होती हैं, तो दीवारों मतलब दीवार तो भित्ति लेख हो जाएगा। भित्ति लेख यानी कि वॉल एडिक्ट। तो सबसे पहला पत्थर में मिला तो शिलालेख, दूसरा पत्थर को मिलाकर स्तंभ बना दिया स्तंभ लेख, फिर स्तंभों को मिलाकर गुफा बना दिया तो गुफा लेख। और गुफा में क्या होती है, दीवारें होती हैं तो भित्ति लेख।
हैं, क्या पढ़ते हैं, सिक्का आता है। तो मैं बोल रही हूँ न्यूमिस्मेटिक्स, तो उधर से भी आपको बोलना चाहिए। मैं तो देख नहीं रही हूँ कि आप बोल रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, बट अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। इसके बाद क्या है, देखो अभी हम लोग सिक्के के बारे में अध्ययन करेंगे, कौन कौन सा सिक्का किस काल में, किस राजवंश में, किस वंश में, किस राजा के समय कौन से राजा ने चलाया, कौन सा सिक्का, कोई सिक्का किस चीज का बना हुआ है, सोने का, चांदी का या फिर तांबे का, तांबे के जैसे दाम होते थे, तो किसने चलाए थे, शेरशाह सूरी ने, गरीबों के लिए, अभी लिखा हुआ है इसमें आगे। तो हम लोग जैसे सिक्के के बारे में अध्ययन ही तो करेंगे अभी, तो वो क्या कहलाएगा, न्यूमिस्मेटिक्स, क्या कहलाएगा, न्यूमिस्मेटिक। और सिक्कों के बारे में अंदर मतलब डीप में जाकर अध्ययन करना, वो खासकर वही न्यूमिस्मेटिक्स होता है। बट हम लोग भी तो अध्ययन ही कर रहे हैं सिक्कों के बारे में, तो वो भी क्या हो गया, न्यूमिस्मेटिक्स। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स। एक बात को मैं कम से कम 5-6 बार बोलती हूँ कि अगर मेरे साथ आप भी उसको बार बार प्रोनाउंस करोगे, बार बार आप उसको प्रोनाउंस करोगे, तो आपको भी याद हो जाएगा। कितना भी कठिन चीज हो, अगर आप उसको अपने मुंह से 4-5 बार बोल देते हो तो वो आपको याद हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, सिंधु सभ्यता के जो सिक्के थे वो किस चीज के बने होते थे। देखो सिंधु सभ्यता में अगर लोग रहते थे, सब कुछ था, तो सिक्के भी होंगे क्योंकि व्यापार भी होता था। तो सिक्के किस चीज के बने होते थे, मिट्टी के बने होते थे। सिंधु सभ्यता में सिक्के किस चीज के बने होते थे, तो मिट्टी के। क्वेश्चन क्या आता है कि सिंधु सभ्यता में सिक्के किस चीज के बने होते थे, तो आंसर क्या होगा, मिट्टी के। और उस मिट्टी को कहा क्या जाता था, तो टेराकोटा। उस मिट्टी को क्या कहा जाता था, टेराकोटा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु सभ्यता के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो टेराकोटा। इनमें से सिंधु सभ्यता का सिक्का कौन सा है, ऑप्शन में मिलेगा वहीं पर टेराकोटा, तो टेराकोटा आपको सही मार देना है। फिर इसके बाद क्या है, टेराकोटा जो है वो किस शब्द कहाँ का सिक्का है, सिंधु सभ्यता का। टेराकोटा कहाँ का सिक्का है, तो टेराकोटा सिंधु सभ्यता का सिक्का है। इसके बाद क्या है, आहत, पंचमार्क, पर्ण सिक्का, धातु सोना, ये सभी कहाँ के हैं, मौर्य काल के सिक्के हैं। कौन कौन सा, ये देखो आहत सिक्के के ये सारे नाम है। आहत सिक्के का ही पंचमार्क नाम है, आहत सिक्के का ही पर्ण सिक्का नाम है, और आहत सिक्के का ही धातु सोना सिक्का नाम है, ठीक है। ये मैं याद नहीं करवा रही हूँ, आपको याद कर लेना ये। बट अभी इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना क्योंकि ये अभी आगे आएगा। देखो जैसे सिंधु सभ्यता हो गया, तो सिंधु सभ्यता को मैंने याद करवा दिया क्योंकि सिंधु सभ्यता तो अब आएगा नहीं। तो सिंधु सभ्यता में कौन से सिक्के चलते थे, टेराकोटा के सिक्के। इसके बाद क्या है, आहत, आहत का इनाम क्या है, पंचमार्क, आहत का इनाम है पर्ण सिक्का, और आहत सिक्के का इनाम है धातु सोना। इसको धातु सोना भी कहते थे। तो ये सिक्के कहाँ चलते थे, मौर्य काल में। और आगे अभी मौर्य काल आएगा, तो मौर्य काल के बारे में जब मैं सब चीजें पढ़ाऊंगी तो एक एक करके सभी काल के बारे में पढ़ाऊंगी। तो जो सिक्के जिस काल में मतलब चले होंगे, जिस शासक ने चलाए होंगे, वो आपको एक एक करके याद होता जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बट आपको अभी याद कर लेना है। क्यों, उसका रीजन है, देखो अगर आप अभी याद कर लोगे, आप किसी शासक के बारे में कुछ पता नहीं है, ज्यादा वंशों के बारे में भी नहीं पता है, तो अगर आप अभी याद कर लोगे और फिर उसके बाद आपको जानकारी मिलेगी, तो वो आपको कभी भूलेगा नहीं। फिर आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये इस वंश का सिक्का जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ था, वो इस वंश से मतलब कि संबंधित है, इस वंश में चला था, और अच्छा इस सिक्के को इस शासक ने चलाया था। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके दिमाग में, रिकॉल होता रहेगा, तो याद हो जाएगा, ठीक है। वो भूलेगा नहीं। बट अगर अभी मैं कह दूं कि याद नहीं करना, मैं याद करवा दूंगी, तो मुझे तो याद करवाना ही, लेकिन अगर आप इसको अपने आप से अभी याद कर लोगे और फिर ये आगे चलकर चीजें मिलेंगी तो आपको भूलेगा नहीं, ठीक। तो सीसा सिक्का जो था, शीशे के सिक्के कहाँ पर चलते थे, सातवाहन वंश में। सोने के सिक्के जो थे यूनानी, और शुद्ध सोना कहाँ पर, कुषाण वंश में, कुषाण काल में। इसके बाद अशुद्ध सोना जो था वो गुप्त काल में। देखो जहाँ अशुद्ध होगा तो वहाँ ज्यादा भी होगा, तो अशुद्ध, अगर शुद्ध सोना होगा तो ज्यादा कहाँ होगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन अशुद्ध सोना जहाँ होगा वहां पर क्या होगा, ज्यादा सोना भी होगा, जाहिर सी बात है, अगर अशुद्ध है तो ज्यादा भी होगा। तो अशुद्ध सोना और ज्यादा सोना कहाँ पर थे, गुप्त काल में। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो अशुद्ध सोना और सर्वाधिक सोना किसमें, गुप्त काल में। चांदी का सिक्का गुप्त काल में, सोने का सिक्का गुप्त काल में, मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में, कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में। शेरशाह सूरी ने ही
गुप्त काल में कौन सा चलाया था? रुपया चलाया था। देखो अभी जो रुपया चल रहा है वो किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। किस वंश में, किस काल में? तो गुप्त काल में। और शेरशाह सूरी देखो बहुत अच्छा शासक था। शेरशाह सूरी जो था उसने हर एक वर्ग के बारे में ध्यान में रखते हुए चलाया था। ऐसा नहीं कि रुपया चला दिया तो वो सभी के लिए है, असरफी चला दी तो वो भी सभी के लिए है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने सबको ध्यान में रखते हुए सिक्का चलाया था। रुपया जो था वो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए था और गरीब लोगों के लिए क्या बनाया था, क्या चलाया था? तो दाम चलाए थे। दाम किस चीज के बने होते थे? तांबे के। और जो अमीर लोग थे, बड़े घरानों से थे, उनके लिए क्या चलाए थे? असरफी। असरफी जो थी वो सोने की बनी होती थी। तो रुपया किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। रुपया अभी भी चल रहा है। तो शेरशाह सूरी किस काल में? गुप्त काल में चलाया था। सोने का सिक्का गुप्त काल में, अशुद्ध सोना गुप्त काल में, सर्वाधिक सोना गुप्त काल में, चांदी का सिक्का गुप्त काल में, मयूर शैली का उपयोग गुप्त काल में, और कौड़ी का उपयोग भी गुप्त काल में हुआ। देखो उस समय गुप्त काल में क्या था कि कौड़ी का प्रयोग पैसों के रूप में होता था। उस समय पर पैसे तो नहीं चलते नहीं थे, तो मतलब बाद में पैसे चले, लेकिन जब कौड़ी का प्रयोग होता तब पैसे नहीं चले थे। ठीक है, तो कौड़ी का प्रयोग, जैसे अभी के समय में लोग कह देते हैं कि तुझे तो फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा मैं, तुझे तो फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो फूटी कौड़ी क्यों कहते हैं? उसका कोई तो रीजन होगा। उसका यही रीजन है कि फूटी कौड़ी मतलब, फूटी कौड़ी का मतलब क्या है कि फूटी कौड़ी मतलब कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्यों नहीं है अस्तित्व? देखो गुप्त काल में कौड़ी जो थी वो रुपयों के स्थान पर उपयोग की जाती थी, परंतु अगर कौड़ी फूट जाती थी तो उसका कोई महत्व नहीं होता था। जैसे आज के समय है 10 का नोट फट जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है। जाहिर सी बात है, कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। सब लोग ये कि छोटे से दुकानदार के पास भी जाओगे तो वो भी बोलेगा कि भैया चलेगा नहीं, मैं नहीं लूंगा। अगर ले भी लिया तो बोलेगा कि अगर नहीं चला तो आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, तो आपको मजबूरी में कहना पड़ेगा कि भाई वापस कर देना अगर न चले। तो ऐसे ही जब गुप्त काल में क्या था कि कौड़ी जो चलती थी, अगर कौड़ी फूट जाती थी तो उसका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई महत्व नहीं था। ठीक है, तो कौड़ी का कोई महत्व ही नहीं बचता था अगर फूट जाती थी। तो इसीलिए लोग कहा करते कि तुझे तो फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इधर तक हो गया। अमीरों के लिए क्या चलाई थी? असरफी, जो कि सोने की बनी होती थी। और गरीबों के लिए क्या चलाए थे? दाम चलाए थे, जो कि किस चीज के बने होते थे? तांबे के। उसके बाद क्या है कि नोट क्या लिखा हुआ है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। देखो नोट तो याद हो गया कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल मतलब कि सोने का काल, मतलब कि सबसे अमीर काल। अमीर मतलब कि उसमें सोना चांदी तो भरा हुआ है। देखो शायद अशुद्ध सोना, भले ही अशुद्ध है लेकिन सोना तो है। तो सोने की सिक्के किस काल में? गुप्त काल में। चांदी का सिक्का गुप्त काल में। ठीक है, शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया गुप्त काल में। असरफी गुप्त काल में सोने की। तो सोना चांदी किस काल में भरा हुआ था? तो गुप्त काल में। इसलिए गुप्त काल को क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो क्वेश्चन, इस डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इसको नोट में लिखा हुआ था कि गुप्त काल को भारत का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि इनमें से किस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो उन्हीं में से किसी ऑप्शन में होगा गुप्त काल को। तो क्या सही हो जाएगा? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद मैं कल से दृश्य कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, तो जय हिंद सभी लोगों को, एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।